बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लंग्स की मैच्योरेशन को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं: सूडो ग्लैंडुलर, किनालिकुलर, टर्मिनल सैक एंड एल्विलर। आज हमने पढ़ना है तीसरी स्टेज, जो 24 वीक से लेकर ऑलमोस्ट लेट फीटल लाइफ, वैसे ये 32 वीक से लेकर लेट फीटल लाइफ तक होती है, बर्थ तक। जो टर्मिनल सैक होता है, इस स्टेज में होता है कि जो टर्मिनल सैक्स होते हैं, प्राइमोडियल एल्वुलाई होते हैं, इनकी डेवलपमेंट इनिशिएट होती है। पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो एपिथेलियम होगी काफ़ी ज़्यादा थिन होना शुरू हो जाएगी। इतनी ज़्यादा थिन होना शुरू हो जाएगी कि जो कैपिलरीज होती है वो इनके दरमियान एकोमोडेट होना शुरू हो जाएगी। वो कैपिलरीज एंड इनके एल्वुलाई के एपिथेलियल सेल के साथ कॉन्टैक्ट करेगी। कॉन्टैक्ट करने के नतीजे में एपिथेलियल टू एंडोथेलियल कनेक्शन होगा। उस कनेक्शन को बोलेंगे ब्लड एयर बैरियर, जो कि गैस एक्सचेंज को परमिट कर सकता होता है। जो टर्मिनल सैक्स होता है यानी प्राइमोडियल एल्वुलाई, वो दो टाइप के सेल से लाइन होगी। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स का फंक्शन होता है कि ब्लड एयर बैरियर को मेंटेन करना। ये गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। जो टाइप 2 होते हैं उनका काम होता है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन में। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है 20 से लेकर 22 वीक्स में, और इसका लेवल मैक्सिमम होता है 26 से लेकर 28 वीक्स के अंदर। अगर इस स्टेज के अंदर प्री मेच्योर बेबी बोर्न हो तो इसमें सर्फेक्टेंट की अमाउंट रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। कम होने की वजह से उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मॉडर्न इंटेंसिव केयर दी जाए तो इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एडमिनिस्ट्रेशन की जाए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन हो गया और आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट दिया जाए तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट स्टेज इज एल्वुलर स्टेज। ये स्टेज होती है बर्थ से लेकर 8 ईयर्स तक। यानी इस स्टेज में होगा कि जो मेच्योर एल्वुलाई होगी, जो ब्लड एयर बैरियर को भी मेंटेन करेंगे, जो प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज को भी मेंटेन करेंगे, वो प्रोड्यूस होते हैं। वंस अगेन ये दो टाइप की सेल से लाइन होगी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का मेन फंक्शन होगा ब्लड एयर बैरियर को मेंटेन करना, यानी ये गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी। जो टाइप 2 होता है इनका फंक्शन होता है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन। सर्फेक्टेंट दो सेल से प्रोड्यूस होता है, एक तो टाइप 2 एल्वुलर सेल्स और दूसरा होता है क्लारा सेल्स, जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर जो कैपिलरीज होगी उनकी अमाउंट और नंबर दोनों ज़्यादा हो जाएगी, यानी लंग्स के जो वेस्कुलराइजेशन होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जो कैपिलरीज होती है उनके जो एंडोथीलियल सेल्स वो एल्वुलाई के एपिथेलियल सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के नतीजे में एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगी। उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे एल्वुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको पल्मोनरी डिफ्यूजन बैरियर भी बोलते हैं। फीटल लाइफ में तो जो फीटस था वो प्लेसेंटा के ऊपर डिपेंड करता था गैशियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन अब वो इन्फेंट हो गया है तो इन्फेंट अपनी गैशियस एक्सचेंज को खुद मेंटेन करेगा। तो क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं जो कि प्लेसेंटा की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके लंग्स की डिपेंडेंसी को बढ़ा देती हैं। पहली बात, जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होती है। सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से एल्वुलाई का कोलैप्स नहीं होता है, यानी एटिलैक्टेसिस भी नहीं होती। दूसरी चीज़ होती है कि जो लंग्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सिक्रेटरी ऑर्गन से लेकर और गैशियस ऑर्गन में, यानी जो लंग्स हमने पढ़ा था कि लंग्स जो पहली स्टेज में सूडो ग्लैंडुलर होते हैं वो सिर्फ सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनल स्टेज तक आते आते इनके जो एल्वुलाई थे वो गैशियस एक्सचेंज को मेंटेन कर सकते थे। तीसरी बात, जो एक स्पेसिफिक पल्मोनरी सिस्टम की स्टैब्लिशमेंट होना, यानी सर्फेक्टेंट बनना। दूसरी बात, ब्लड एयर बैरियर का बनना। तीसरी बात, पल्मोनरी सर्कुलेशन का बनना। ये तीन फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके लंग्स की डिपेंडेंसी यानी लंग्स के फंक्शन को स्टैब्लिश करवाते हैं। ऑलमोस्ट 95% होते हैं मेच्योर एल्वुलाई, वो बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। बर्थ से पहले एक्चुअली होता ये है कि जो प्राइमोडियल एल्वुलाई होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वुलर सैक्स, इनकी डिवीजन से बनते होते हैं। फाइनली बर्थ के बाद जो लंग्स का जो साइज़ इंक्रीज़ होता है वो साइज़ इंक्रीज़ होता है हाइपरप्लेजिया की वजह से, ना कि हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया किसकी होगी, यानी जो इनके सेल का नंबर किसका बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और प्राइमोडियल एल्वुलाई का, ना कि इनका साइज़ का। और एल्वुलाई का नंबर इस तरह बढ़ता है कि जो पहले से एल्वुलाई बने हुए हैं इमेच्योर प्राइमोडियल एल्वुलाई होते हैं उनमें सेप्टेशन होती है, उनके दरमियान में सेप्टा बनता है। वो सेप्टा एक सेल को दो में डिवाइड कर देगा। सेल नहीं बोल सकते, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर को यानी एक एल्वुलाई को दो में डिवाइड कर दिया। फिर दूसरे में सेप्टम बना तो 2 से 4 हो गए, 4 से 8, इसी तरह ये डिवाइड करते रहते हैं। हम पढ़ते हैं फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो फीटस के स्केलेटल मसल, स्पेसिफिकली रिस्पिरेटरी मसल्स, इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही एक्सपायर कर लेगा। एक्चुअली इसका ये मेन फंक्शन ये होता है कि फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट का, कि वो फीटस की एक्सरसाइज करवा रही होती है, इसकी प्रैक्टिस करवा रही होती है, क्योंकि इसने
एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर सांस लेनी है, रिस्पायरेटरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है, तो उसकी प्रॉपर रिहर्सल होनी चाहिए। इसके अलावा जो फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट ये लंग्स की ग्रोथ को भी मेंटेन करती है। ये जो एल्विलाई के सेल्स होते हैं टाइप 1 और टाइप 2 इनकी डिफ्रेंसिएशन में भी पार्टिसिपेट करती है। कैसे पार्टिसिपेट करती है? फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट के नतीजे में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिवेशन होती है। वो कौन कौन से होते हैं? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, TTF1। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे होते हैं। TTF1 का मतलब थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। ये लंग्स के अंदर सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, लंग्स के एल्विलाई की सेल साइकिल को रेगुलेट करके ये लंग्स की नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। दूसरी तरफ फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करता है जो टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट कराते हैं। टाइप 2 की डिफ्रेंशिएशन से टाइप 1 की डिफ्रेंशिएशन होगी, टाइप 1 की डिफ्रेंशिएशन से फाइनली एल्विलाई की मेच्योरेशन हो जाएगी। प्रॉपर ब्लड एयर बैरियर भी मेंटेन होगा। बर्थ के टाइम लंग्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को निकालने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। पहला, वो फ्लूइड माउथ और नोज़ के थ्रू भी जा सकता होता है, रिमूव आउट हो सकता है। दूसरा ये कि वो फ्लूइड पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाए, या फिर तीसरा ये कि उस फ्लूइड को लिम्फेटिक्स कैरी कर ले, यानी माउथ और नोज़ के थ्रू भी ये रिमूव हो सकता है, पल्मोनरी कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू भी हो सकता है, तीसरा ये कि लिम्फेटिक्स के थ्रू भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का। 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो लंग्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट, दूसरा कि जो लंग की ग्रोथ के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, तो प्रॉपर स्पेस कौन सी होगी? थोरैसिक स्पेस। और तीसरा होगा एमनियोटिक फ्लूइड के प्रॉपर वॉल्यूम, तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, दूसरा थोरैसिक स्पेस होनी चाहिए, तीसरा फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट। तो ये था रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इसको भरपूर एंजॉय कर सके। आप भी और हम भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।